Good morning, everyone. My name is Sonu, and I am here to teach you SST for 10th class, that is Political Science first chapter. Political Science first chapter, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग. ठीक है. अगर हम आसान शब्दों में समझें कि पावर शेयरिंग क्या होती है, तो इसका सिंपल सा एक वो बनेगी परिभाषा. क्या बनेगी? किस पावर को बांटना, शेयर करना, है ना. अब इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? अपने घर से समझ सकते हैं. मान लो कि घर में अगर मम्मी और पापा, है ना, हमारे घर के जो मेन दो सदस्य हैं, जो पावरफुल है हमारे घर के लिए, अगर वो पावर शेयरिंग ना करें तो क्या होगा? तो ये होगा कि बस सुबह शाम लड़ाई और लड़ाई. तो ऐसा ही कुछ हमारे देश में होता है. अगर सरकार के अलग अलग अंग या फिर अलग अलग ग्रुप किसी बात को लेकर या किसी पॉइंट को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर लड़ते हैं या उनके बीच में मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे सुलझने के लिए हमें पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है. ठीक है. आइए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी. ठीक है. तो जैसे कि हमने 9th में लोकतंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किया था. ठीक. अब लोकतंत्र क्या होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. लोकतंत्र के लिए जरूरी शर्त क्या होती है, हम भी पढ़ चुके हैं. लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी शर्त होती है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर है? सत्ता की साझेदारी के लिए लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी, है ना, महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण बात क्या है कि सत्ता की साझेदारी, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच. ठीक. अगर समझा जाए तो पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर है? मतलब पावर, शक्ति सरकार के किसी एक अंग के पास नहीं होती. इसे हम क्या करते हैं? बांटते हैं सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में. कौन कौन से ऑर्गन से बांटते हैं? तो हमें पता है हमारे सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, है ना. कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? लेजिस्लेचर, विधायिका. दूसरा जो होता है, दूसरी जो ऑर्गन है, दूसरा जो अंग है सरकार का, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव है. क्या है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका. तीसरी क्या है? जुडिशरी, न्यायपालिका. इन सबको हम क्लास 10th के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेडरलिज्म, संघवाद. डिटेल में पढ़ेंगे सबको कि कौन क्या काम करता है, कौन क्या काम नहीं करता. ठीक. अच्छा, पावर शेयरिंग के लिए ये तो है ही है, साथ से साथ हम पावर शेयर क्या करते हैं? डिफरेंट लेवल पे भी करते हैं. डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तर पे भी करते हैं, है ना. तो सरकार के डिफरेंट लेवल क्या होते हैं? गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल क्या होते हैं? गवर्नमेंट के, है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. कौन कौन से हैं भाई? तो पूरे वर्ल्ड में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, या फिर कहा जाए तो 2 लेवल होते हैं सरकार के. स्तर कितने स्तर होते हैं? 2. केंद्रीय स्तर, सेंट्रल लेवल. क्या होती है? वो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरी जो लेवल होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी राज्य सरकार, या फिर कहा जाए तो राज्य स्तर. स्टेट लेवल. मतलब स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. ठीक. आगे चलते हैं. लेकिन हमारे देश में एक और गवर्नमेंट है जो हमें आसानी से देखने को मिलती है, जो कि है लोकल गवर्नमेंट. क्या है वो? लोकल गवर्नमेंट. क्या है? लोकल
गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार जिसमें हमारा पंचायत, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नगर निगम, पंचायत और नगर निगम, नगर निगम। क्लियर है? पावर शेयरिंग इन सरकार के इन अंगों के बीच और सरकार के इन अलग अलग स्तरों, इन अलग अलग लेवल्स के बीच में होती है। ठीक, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए कंपल्सरी है, महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं देखूंगा और आपको कमेंट में उसका जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, हमें पता है कि लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को क्या कहा जाता है? पावर शेयरिंग को बोला जाता है स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है, सत्ता की है ना। लोकतंत्र में लोकतंत्र की आत्मा किसको कहा गया है? लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है सत्ता की साझेदारी को, सत्ता की साझेदारी को। इस चैप्टर का एम क्या है? हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमें इस चैप्टर को इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इस चीज को समझ सकें, या फिर हमारे दिमाग में या एक लोगों में, जनता में या आप में जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग बन सके कि पावर शेयरिंग की क्या नीड होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या नीड होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है ना। तो एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पावर शेयरिंग एंड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इस चैप्टर का लक्ष्य क्या है? सत्ता की साझेदारी, है ना, और सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता को समझना कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्लियर है? ठीक, इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो की गई है बेल्जियम देश की कहानी को लेकर, जहां पर दो ग्रुप हैं जो कि भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। किसके आधार पर बटे हुए हैं? भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। अब इस चीज को समझने के लिए कि उस देश में, बेल्जियम में, है ना, बेल्जियम जो एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक देश है ना। अब उस देश में भाषाई लोग, है ना, लिंग्विस्टिक ग्रुप कैसे बने, लिंग्विस्टिक भाषाई ग्रुप कैसे बने और कैसे कार्य कर रहे हैं, ये समझने के लिए हम देखेंगे मैप को। हम किसको देखेंगे? मैप को। मैप से समझेंगे, पहले मैप से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे मैप से कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है ना, कौन सा रीजन कैसे कैसे बना है। क्लियर है? ठीक, गुड। जैसा कि मैंने पहले कहा था अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, क्या कहा था कि हम हर चैप्टर में मैप को समझेंगे। मैप को समझने के बाद हर पॉइंट को समझना आसान होता है कि किस देश में क्या कहानी चल रही है और क्या कहानी नहीं चल रही है ना। तो हमारा जो देश है, जो हमें पढ़ना है हमारे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, क्या नाम है उस देश का? नाम क्या है? बेल्जियम। क्या नाम है देश का? बेल्जियम, है ना। तो एक बार बेल्जियम की अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझा जाए, भौगोलिक स्थिति को समझा जाए, ज्योग्राफिकल कंडीशन को, तो देखो कहां पर है ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है। कहां पर है? यूरोप में। यूरोप में भी कहां? यूरोप में समुद्र के पास है ना, यूरोप में समुद्र के पास है। अगर ध्यान से तुम देखो तो ये वाला देश जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? बेल्जियम है। क्या है? बेल्जियम। येलो रंग का जो एरिया है आपका क्या है? बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम, है ना। इस बेल्जियम के नॉर्थ में एक देश है जिसका नाम क्या है? नीदरलैंड। क्या नाम है इस देश का? नीदरलैंड। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है डच। क्या है? डच। ठीक है। और इस जर्मनी के साउथ में या फिर साउथ वेस्ट में, है ना, कौन सा देश है? फ्रांस। और यहाँ पे सिंपल से बात है, फ्रांस है तो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाएगी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? फ्रेंच भाषा बोली जाएगी, है ना। नीदरलैंड देश में डच भाषा बोली जाती है और फ्रांस वाले देश एरिया में, जो फ्रांस देश है, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा। और इधर जो देश है, यहाँ पे जर्मनी है,
जो ईस्ट में है, जो क्या इधर है ईस्ट में, कौन सा देश है? जर्मनी। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? जर्मन। कौन सी भाषा बोली जाएगी? जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। सिंपल सी बात है। और जो नीदरलैंड है वो क्या करेगा? वो नीदरलैंड अपने इफेक्ट में आने वाले एरिया को इफेक्ट करेगा, उसके आसपास जो लैंड है ना, वहां पे प्रभाव डालेगा। और वहां के लोग कौन सी भाषा ज्यादा करके बोलेंगे? तो वहां के लोग बोलेंगे डच लैंग्वेज। कौन से लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? डच। तो ध्यान से समझो इस चीज को। वो बेल्जियम का वो पार्ट, वो भाग जो नीदरलैंड के पास है या फिर नीदरलैंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां पे डच भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा, है ना। और नीचे जो फ्रेंच के पास है या फिर फ्रांस के पास है, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच, है ना। और इधर जो जर्मनी है, जर्मनी के पास एक यहाँ पे छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। क्या नाम है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, है ना। अब लग्जमबर्ग जर्मनी के इफेक्ट में पड़ता है, तो वहां पे भी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती होगी? सिंपल सी बात है, जर्मनी लैंग्वेज बोली जाती होगी। कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पर? जर्मनी। कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पर? जर्मनी। जैसा कि हमने मैप से समझा, है ना, कि जो बेल्जियम देश है उसके आसपास कौन कौन से देश हैं, तो हमें पता है कि इधर जो देश है वो कौन सा देश है? नीदरलैंड। कौन सा देश इधर? नीदरलैंड। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? डच। कौन सी भाषा बोली जाती है? डच। और यहाँ पे जो देश है नीचे, यहाँ पे कौन सा देश है? फ्रांस। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? फ्रेंच। और यहाँ पे जो देश है, यहाँ पर जो देश है, इधर 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 जो देश है वो है लग्जमबर्ग। और इधर वाले पूरे एरिया में कौन सा देश है? वो है आपका जर्मनी। तो जर्मनी का प्रभाव थोड़ा पड़ेगा यहाँ पर, जर्मनी का प्रभाव भी थोड़ा यहाँ पर पड़ेगा। और यहाँ के लोग थोड़ी बहुत क्या बोलेंगे? जर्मन भाषा बोलेंगे, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। ऊपर वाला जो एरिया है, येलो कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है इस मैप में, उस रीजन को कहा जाता है फ्लेमिश। क्या बोला जाता है? फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश, फ्लेमिश क्षेत्र। क्या बोला जाता है? फ्लेमिश क्षेत्र। फ्लेमिश क्षेत्र जहां पर डच लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि 59% है। कितनी है? 59%। और एक देश में 59% भाषा बोल रहे लोग, सिंपल सी बात है, मेजोरिटी में होंगे, बहुसंख्या में होंगे। किस में होंगे? बहुसंख्या में होंगे, है ना। दे आर इन मेजोरिटी बाय नंबर्स, बाय लैंग्वेज। नीचे वाले रीजन को बोला जाता है बेलोनिया। क्या बोला जाता है? बेलोनिया। नीचे वाले रीजन को बोला जाता है बेलोनिया। बेलोनिया, बेलोनिया, बेलोनिया। और ये फ्रांस से प्रभावित है, तो यहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो फ्रांस बोली जाती है, जो है 40%। कितनी है? 40%। तो लगभग 90%, 99% जो भाषा बोली जाती है वो दो लैंग्वेज से कवर जाती है। और 1% भाषा इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, ये इस वाले रीजन में बोली जाती है, वो है आपकी जर्मन। क्या है? जर्मन। लेकिन तो आइए अब समझते हैं बेल्जियम को, कि बेल्जियम की बनावट कैसी है, वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, और वहाँ का पॉपुलेशन का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा कैसा है। ठीक, मान लीजिए कि ये एक देश है जो आपका बेल्जियम है, कुछ ऐसा करके है बेल्जियम। ये आपका बेल्जियम है, क्लियर है? ठीक। बेल्जियम के इस वाले भाग में कौन सा देश है? नीदरलैंड। कौन सा देश है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? डच। कौन सी है? डच। क्लियर है? ठीक। और यहाँ पे जो देश है छोटा सा, जिसका नाम है लग्जमबर्ग। क्या नाम है? लग्जमबर्ग। और इधर जो देश है, इधर इस वाले एरिया में जो देश है, उधर कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस।
फ्रांस। कौन सा देश है इधर? फ्रांस। नीदरलैंड्स। और इधर जो देश है वो कौन सा है? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। मतलब कि बेल्जियम जो एक देश है, जो यूरोप का एक देश है ना, वो 4 देशों से घिरा हुआ है, उसकी बाउंड्री 4 देशों से घिरी हुई है। और इधर इधर कौन सा पार्ट? इधर इधर क्या है? इधर है सी। क्या है इधर? सी। क्या है इधर? सी। समुद्र है। क्या है? समुद्र। अगर हम इस देश को ऐसे करके ऐसे बांटें, है ना, तो इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट। क्लियर है? ठीक। तो बेल्जियम के नॉर्थ में, या फिर कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा देश है? नीदरलैंड से। और बेल्जियम के ईस्ट में जर्मनी है, बेल्जियम के साउथ में फ्रांस है। ठीक है? क्लियर है? ठीक। अब बट हमें जो मेन है हमारे लिए, जो हमारे लिए मेन चीज है वो क्या है कि जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया है, 2 रीजन बांटा गया है, 2 क्षेत्र में बांटा गया है, 2 क्षेत्र में बांटा गया है। ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं फ्लैमिश। क्या बोलते हैं? फ्लैमिश रीजन। फ्लैमिश रीजन हिंदी में बोलते हैं फ्लैमिश क्षेत्र। फ्लैमिश क्षेत्र। और इस क्षेत्र में, फ्लैमिश क्षेत्र में डच भाषा बोली जाती है। और डच भाषा क्यों बोली जाती है, मैंने आपको पहले बताया था मैप में, जब मैंने अपने मैप को लैपटॉप में दिखाया था। तब मैंने आपको बताया था कि इस वाले रीजन में, फ्लैमिश रीजन में, फ्लैमिश भाग में डच लैंग्वेज क्यों बोली जाती है। क्लियर है? गुड। नीचे वाले भाग को कहते हैं बेलोनिया। क्या कहते हैं? बेलोनिया। क्या कहते हैं? बेलोनिया। बेलोनिया। और यहाँ बेलोनिया रीजन, बेलोनिया रीजन, बेलोनिया रीजन। क्लियर है? बेलोनिया रीजन। और इस बेलोनिया रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच। क्लियर है? गुड। कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। क्लियर है? गुड। और इसको ऐसे समझा जाए, इसको अगर अच्छे से समझा जाए तो ये कुछ ऐसे है। बेल्जियम, बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है, बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? जनसंख्या कितनी है इसकी? बेल्जियम की 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। क्लियर है? 1 करोड़। ठीक है? और ये लिंग्विस्टिक, भाषाई क्षेत्र के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है। भाषा के आधार पर। कौन से आधार पर? भाषा के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है। क्लियर है? जब किसी क्षेत्र को किसी बेस पे बांटा जाता है, किसी बेस पे बांटा जाता है, तो उसे बोला जाता है एथनिक ग्रुप्स। क्या बोलाता है? एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स। और बेल्जियम के जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो डिवाइडेड हैं कौन से बेस पे? वो डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बेल्जियम भाषा के आधार पर, 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में विभाजित है। क्लियर है? 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। क्लियर है? गुड। तो जो फ्लैमिश रीजन है, फ्लैमिश रीजन है ना, जो फ्लैमिश क्षेत्र है, फ्लैमिश क्षेत्र, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? डच लैंग्वेज। कौन सी भाषा बोली जाती है? डच लैंग्वेज, डच भाषा, डच लैंग्वेज
डच भाषा। क्लियर है? कितनी है? 59%। कितनी है? 59%। मतलब फ्लेमिश रीजन के लोग में डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। द पीपल विच स्पीक्स डच लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन विच आर 59% इन नंबर, which are 59% in number. Clear? Good. तो सेकंड रीजन है हमारा, सेकंड रीजन का नाम क्या है? बेलोनिया। बेलोनिया रीजन, बेलोनिया रीजन, बेलोनिया रीजन, बेलोनिया क्षेत्र, बेलोनिया क्षेत्र, बेलोनिया क्षेत्र, जिसमें डच भाषाई जनसंख्या, डच भाषाई जनसंख्या 59% बेलोनिया में है ना। फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है कितना है? 40%। फ्रेंच भाषा भाषाई जनसंख्या कितनी है? 40%। कितनी है? 40%। 40%। क्लियर है? गुड। इसके बाद इतना लिख लो, ठीक है। अब मैं इसके बाद रफ करूंगा और इससे आगे थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। अब लिखने के लिए क्या करना है आपको? लिखने के लिए आपको करना है पॉज, फिर लिख लेना है अच्छे से, और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके आप आगे देखोगे और साथ ही साथ लिखोगे, साथ के साथ लिखोगे, ठीक। इसके बाद अब जो ब्रुसेल्स, बेल्जियम्स कैपिटल, बेल्जियम्स कैपिटल क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है भाई? बेल्जियम की राजधानी क्या है बेल्जियम की? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स। क्लियर है? अब ब्रुसेल्स में जो लोग रहते हैं है ना, वो भी लैंग्वेज के हिसाब से बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी है वो थोड़ी अलग है। वो कैसे है? ये पूरे देश के हिसाब से उल्टी है। मतलब यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% है, और डच बोलने वाले लोग 20% है। कितना है? 20%। क्लियर है? फ्रेंच और डच। क्लियर है? गुड। अब इस कंडीशन में हुआ क्या? इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो फ्रेंच है, जो नंबर में कम है, लेकिन फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल। क्या था भाई? तो फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषाई शक्तिशाली और अमीर थे। क्या थे? अमीर। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग क्या थे? शक्तिशाली थे और अमीर थे। क्लियर है? गुड। और डच स्पीकिंग बोलने वाले लोगों को है ना, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास और एजुकेशन, शिक्षा बहुत बाद में मिली। तो डच गॉट द इकोनॉमिक
development and education after a long time, a long time. क्लियर है? गुड. डच भाषाई लोगों को का आर्थिक विकास और शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार बहुत बाद में मिली. सिंपल सी बात है, अगर एक देश में ऐसा हो जहां पर एक समूह जो जनसंख्या में कम है लेकिन पावरफुल है, एजुकेटेड है, दूसरा जो जनसंख्या में ज्यादा है, मेजोरिटी में है, बहुसंख्या में है, लेकिन गरीब है ना, और वो अपनी पढ़ाई, अपना आर्थिक विकास अच्छे से नहीं कर पा रहा, जबकि उस देश में क्या है, लोकतंत्र है, तो दोनों ग्रुप में क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मतभेद आएगा. क्या आएगा? मतभेद. क्या आएगा? मतभेद. क्लियर है? क्या आएगा? मतभेद आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा. ध्यान रखना, क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट. तो दिस difference led the tension between these linguistic groups. इन अंतरों के कारण दोनों भाषाई समूहों में है ना, क्या आया? मतभेद उत्पन्न हुआ. क्या उत्पन्न हुआ? मतभेद उत्पन्न हुआ. क्लियर है? समझ में आया इतना? हाँ. तो क्या रीजन था मतभेद का? बेल्जियम में. तो बेल्जियम की जो जनसंख्या है ना, वो ज्यादा डाइवर्स नहीं है, सिर्फ 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, है ना. क्या कितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? 2 लैंग्वेज, डच और फ्रेंच. क्लियर है ना. उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन में कि 80 हो, 80-70, मतलब 80-20 हो, 30-70 हो, तो मेजोरिटी क्या कर रही है? दबा रही है. ऐसा तो नहीं था. ठीक है. यहाँ पे जो कम है, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, वो ज्यादा पावरफुल थे. क्या थे? ज्यादा पावरफुल लोग थे और ज्यादा एजुकेटेड थे. बट इन्होंने इक्वल राइट्स नहीं दी, है ना. तो इससे जो कन्फ्लिक्ट जो टेंशन बना, है ना, उसके लिए इन्होंने क्या किया? कुछ सॉल्यूशंस निकाले. कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर हम. क्या बोल सकते हैं? कन्फ्लिक्ट्स. क्या बोल सकते हैं? कन्फ्लिक्ट्स. यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है कि जो एक छोटा सा रीजन था, उस छोटे से रीजन में 1% लोग, 1% जो पॉपुलेशन है, 1% जो पॉपुलेशन वो क्या है? जर्मन स्पीकिंग है. क्या है? जर्मन स्पीकिंग. जर्मन भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषाई. कितना है? 1%. कितना है? 1%. क्लियर है? गुड. कितना लिख लेना आराम से, वीडियो पॉज करके. ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना और उसके बाद फिर आगे लिखेंगे.
एक मिनट। तो आइए समझते हैं बेल्जियम के लिए क्या हल निकाला गया। हमने बेल्जियम की समस्या को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि सरकार ने या कहा जाए तो उस देश के नेताओं ने किस तरह से, है ना, अपने विवेक और अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए सत्ता को अच्छे से बांटा या सत्ता की साझेदारी अच्छे से करी, सत्ता की साझेदारी अच्छे से करी, पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से करा, ठीक। तो उसको हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ बेल्जियम, सॉल्यूशन ऑफ बेल्जियम, या कहा जाए तो बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम मॉडल फॉर पावर शेयरिंग, फॉर पावर शेयरिंग, ठीक। तो क्या क्या गया वहां पर, तो बिटवीन 1970 टू 1973 the leaders of the Belgium amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together। इसका मतलब यह है कि ये अमेंडमेंट्स जो किए गए 4 बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए गए ताकि वहां की जनता, है ना, वहां के लोग हैं वो शांतिपूर्वक और एक साथ रह सकें। क्लियर है, ठीक। ताकि किसी प्रकार का मतभेद, कन्फ्लिक्ट्स ना बने, कन्फ्लिक्ट्स ना बने, किसी प्रकार का मतभेद ना बने। क्लियर, गुड, है ना। तो आइए समझते हैं कि बेल्जियम मॉडल का एलिमेंट्स क्या हैं, बेल्जियम मॉडल के एलिमेंट्स क्या हैं। तो इसमें 4 मुख्य बातें हैं, 4 मुख्य बातें हैं, है ना। इसमें एक स्टेट गवर्नमेंट बनी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, एक गवर्नमेंट बनी राजधानी के लिए और एक गवर्नमेंट बनी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनी है? एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। हिंदी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार। राजधानी के लिए अलग से सरकार बनाई गई, राजधानी के लिए अलग से सरकार बनाई गई, ब्रुसेल्स के लिए। क्लियर है, गुड, है ना। और एक चौथी सरकार बनाई गई, या फिर कहा जाए तो तीसरी प्रकार की सरकार, जिसका नाम था सामुदायिक सरकार। क्या नाम था? सामुदायिक सरकार। क्लियर है, गुड, है ना। तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विल बी इक्वल, द नंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स विल बी इक्वल फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। क्लियर है, गुड। मतलब उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया शांति से। बेसिकली यहाँ पर 40 और 59% का रेशियो था इन देयर पॉपुलेशन, बट उन्होंने प्यार से, शांतिपूर्वक उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मान लिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मान लिया, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है, बनाना है स्पेशल लॉ बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दैट इज स्पेशल लॉ रिक्वायर्स मेजॉरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब किसी भी मुद्दे पर या किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कोई लॉ बनाना है तो उनको अपने अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप से क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। जो दूसरी लेवल है गवर्नमेंट की वो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। तो पावर्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली। और ये पावर दी गई, कैसे दी गई? सेपरेटली। क्लियर है, कैसे दी गई? सेपरेटली। अब यहाँ पे जो सेपरेटली वर्ड लिखा है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, ठीक। क्या ना, पावर दी किसी गई? तो जो दो रीजन्स थे फ्लेम्स और बेलोनिया, उन दोनों रीजन्स को अलग अलग पावर दी गई।
क्लियर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये क्या हुआ, जब उनको अलग से पावर दे दी गई तो पावर के लिए या फिर पावर के लिए या फिर पैसे के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों में, फंक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये था। क्लियर है? गुड। एक बार हिंदी वाले समझ लो। वैसे हिंदी वालों को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों? कि जब मैं इंग्लिश मीडियम समझाता हूँ तो इंग्लिश मीडियम समझाते समय मैं हिंदी बोलता हूँ, उसे ट्रांसलेट करता हूँ तो हिंदी वालों को समझ में आ जाता है। बट फिर भी मैंने अलग से लिख दिया है ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर सको और अपने नोट्स अच्छे से बना सको। क्लियर है? गुड। तो बेल्जियम मॉडल क्या था? बेल्जियम मॉडल क्या है भाई? तो 1970 से 1973 के बीच में बेल्जियम के नेताओं ने संविधान को 4 बार संशोधित किया। क्या किया? संशोधित, है ना। इस अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में परिवर्तन। क्लियर है? संविधान में परिवर्तन क्यों किया गया? संविधान में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि देश में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो और सारी जनता क्या रह सके? मिलजुल कर रह सके। कैसे रह सके? मिलजुल कर। यहाँ पे किसी ने किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया कि आप संविधान में संशोधन करो। क्लियर है? गुड। बेल्जियम मॉडल क्या था? तो सिंपल सी बात है, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि 2 गवर्नमेंट के लेवल बनाए गए, ठीक है, सरकार के अलग अलग स्तर बनाए गए। तो जो पहली स्तर है वो क्या है? हमारी पहली स्तर है केंद्र सरकार। क्या है? केंद्र सरकार। क्या है हमारा? केंद्र सरकार। इसमें क्या था? संविधान में स्पष्ट कर दिया गया कि डच और फ्रेंच भाषी जो लोग हैं उनके जो मंत्रियों की संख्या होगी वो क्या रहेगी? समान रहेगी। संविधान में ये स्पष्ट किया गया कि दोनों भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनके मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? बराबर। मतलब उन्होंने समान प्रतिनिधित्व को माना। क्लियर है? गुड। विशेष बहुमत या विशेष कानून के लिए उन्होंने क्या किया कि दोनों भाषाई समूहों से बहुमत की आवश्यकता को माना ताकि कोई भी फैसला एक तरफा ना हो सके। क्लियर है? दूसरी जो सरकार है वो है आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। दूसरी सरकार क्या है? आपकी राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियों को क्या किया गया? देश के जो 2 इलाके थे, फ्लैमिश रीजन ऊपर और नीचे वाला कौन सा रीजन था? बेलोनिया। क्लियर है? गुड। दोनों इलाकों की राज्य सरकारों को शक्ति दी गई। क्या दी गई? शक्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही। क्लियर है? इस वाले सेपरेटली का मतलब यही था कि हमने क्या किया है? हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया है। क्या बनाया है? पावरफुल, ताकि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बने। क्लियर है? गुड। और हर एक राज्य अपने अपने लेवल पर अच्छे से कार्य कर सके। बेल्जियम में जो तीसरी सरकार है वो किसके लिए बनाई गई? वो बनाई गई ब्रुसेल्स के लिए। किसके लिए बनाई गई? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की क्या थी? कैपिटल। ब्रुसेल्स की क्या है ना? क्या थी? बेल्जियम की राजधानी। क्या थी? राजधानी। अब राजधानी में हमें पता है कि जो जनसंख्या थी वो कैसी थी? 80% फ्रेंच और 20%
डच। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। क्या दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर जो मेजोरिटी में है, किसमें है, मेजोरिटी में, जो फ्रेंच है वो मेजोरिटी में है 80%, लेकिन उन्होंने इस बात को आसानी से मान लिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ था, डच ने, किसने, डच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को माना था। क्लियर है, क्लियर है, गुड। जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है उसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर है, ठीक। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुना कैसे जाए, तो इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनने के लिए जर्मन, फ्रेंच और डच तीनों को क्या दिया गया, तीनों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तीनों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तीनों मिलकर ही सरकार को चुनते थे। क्लियर है। इनको पावर कौन सी दी गई, या इनको इशू कौन से दिए गए, तो इनको दिए गए इशू रिलेटेड टू लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चर। पावर्स गिवन रिलेटेड टू एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर। क्लियर है, गुड। हिंदी वालों थोड़ा ध्यान दो। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, में एक अलग सरकार बनाई गई, एक अलग सरकार बनाई गई। और इसमें जो दोनों समुदाय हैं, जो दोनों समुदाय हैं जिसमें फ्रेंच और डच हैं, क्या है, फ्रेंच और डच, दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, जबकि इनकी जनसंख्या 80% और 20% थी, है ना। तो फ्रेंच ने यहाँ पर ये बात इसलिए आसानी से मान ली क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में डच ने समान प्रतिनिधित्व को माना था, समान प्रतिनिधित्व को माना था। क्लियर है, गुड। जो तीसरे प्रकार की सरकार है, जो तीसरे प्रकार की सरकार है, जो अलग सरकार है, जो बहुत कम देशों में देखने को मिलती है, बहुत कम देशों में देखने को मिलती है, जिसका नाम है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार कहा जाए तो कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर है, जिसमें डच, जर्मन और फ्रेंच तीनों भाषी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। गुड, है ना। अब इनको विषय कौन से दिए गए काम करने के लिए, तो इनको विषय दिए गए भाषा, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े मुद्दे। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यूरोप में जितने भी देश हैं उन सबने मिलकर एक संघ बनाया, जिसको नाम दिया गया यूरोपीय संघ। क्या नाम दिया गया, यूरोपीय संघ, है ना, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन विच इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन, विच इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, विच इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। मतलब यूरोप में जो देश हैं उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया। क्लियर है। अब ये समूह बनाया गया था अमेरिका के पावर को कम करने के लिए, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो व्यापार में दूसरे बाहरी देशों का प्रभाव ना पड़े, किसके ऊपर, यूरोप के ऊपर, इसलिए बनाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स में। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। क्लियर है, क्लियर है, गुड। अब ये हमने जो 4 पॉइंट पढ़े हैं बेल्जियम मॉडल में ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं पूछने के लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर एमसीक्यू में। 4 स्टेटमेंट दी जाएगी और इसमें से कुछ ना कुछ गलत होगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर है, गुड। अब हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे। इस अध्याय का, इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होगा वो दूसरे वीडियो में आएगा, सेकंड चैप्टर पार्ट में आएगा, जिसमें पढ़ेंगे श्रीलंका और हम पढ़ेंगे कि हमें सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए, सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए, व्हाई शुड वी कंसीडर द पावर शेयरिंग फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर है, गुड। अब हाँ, मुझे लगता है कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। ठीक है, मेरे हिसाब से आधे घंटे की वीडियो बन गई है, आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो बन गई है, जो कि एक समस्या बन सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो चैप्टर है, मतलब कि इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, उसमें थोड़ा शॉर्ट में चीजों को बताया जाए। ठीक है,
Thank you.